हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की पॉलिटी का थर्ड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ये कुछ ऐसे सोशल डाइवर्सिटी के इश्यूज़ हैं जो कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसके अंदर, और डेमोक्रेसी पे इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो प्रभाव है वो सोशल डिवीज़न का एक रूप ले लेता है। सोशल डिवीज़न का मतलब होता है जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को, कास्ट को और को मानने वाले, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि क्या ये जो सोशल डाइवर्सिटी है ये एक तरीके से डेमोक्रेसी में जब जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेसिस होती है तो वो डिवीज़न का कैसे कारण बन जाती है, पॉलिटिक्स से उसका क्या लिंक है, पॉलिटिक्स से वो कैसे रिलेटेड है, और कैसे ये जो डिफरेंसेस हैं ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ये हेल्दी है हमारी डेमोक्रेसी के लिए इस बेसिस पे डाइवर्सिटी होना। ये जो डाइवर्सिटी सोशल डिवीज़न का रूप लेती है, क्या ये हेल्दी है या नहीं है। तो यही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे लिया गया है जेंडर का, लिंग भेद का। देखिए, जब जेंडर के बेसिस पे, लिंग के बेसिस पे कुछ समाज में असमानता होती है वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिवीजन, कि जेंडर के बेस पे सोसाइटी को बांट देना। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हेरार्कियल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, हेरार्कियल सोशल डिवीज़न है ये, मीन्स मोस्टली ये समझा जाता है कि जो मेन है लिंग के बेस पे वो टॉप ऑफ द हेरार्की हैं, वो ऊपर हैं औरतों से, ठीक है। एंड बट रियरली रिकॉग्नाइज, ये चीज़ें हर जगह फेल्ट करते हैं हम, आदमी और औरत होने के नाते एक सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट होता है, भेदभाव होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये मुद्दा इतना ज़्यादा उठाया नहीं जाता, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज अ नेचुरल एंड अनचेंजेबल। मोस्टली ये सोचते हैं कि हाँ, लिंग के बेस पे, जब जेंडर के बेस पे जो डिफरेंसेस होते हैं लोग इसको नेचुरल समझते हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये एक तरीके से सोशल एक्सपेक्टेशंस है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को, जेंडर को एक तरीके से बेस मानकर काफ़ी ज़्यादा असमानताएं होती हैं, काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है औरतों का। तो इसी वजह से ये सोशल फिनोमिना ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली अब देखें अपनी सोसाइटी में, औरतें हर काम कर सकती हैं और उसको बखूबी निभाती भी हैं, पर क्या होता है, लिंग के बेसिस, जेंडर के बेसिस पे उनको काफ़ी सारी चीज़ों में अनदेखा कर दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है। तो इस सिचुएशन को स्टीरियोटाइप बोलते हैं, कि एक्सपेक्टेशंस, ये स्टीरियोटाइप है, एक फिक्स्ड इमेज है कि भाई औरतें तो सिर्फ बर्तन ही साफ करने के लिए पैदा हुई हैं, घर का काम करने के लिए पैदा हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि जो औरतें हैं वो हर काम कर सकती हैं, ऐसे ही आदमी जो हैं वो औरतों वाले काम भी कर सकते हैं। मोस्टली माना जाता है आदमियों का काम होता है बाहर जाकर पैसे ही कमाना, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग होती है, जब आप एक फिक्स्ड इमेज किसी के ऊपर थोप देते हो कि ये चीज़ ऐसी ही होती है, जबकि वो ज़रूरी नहीं है वैसी हो। यहाँ पे ग्लोसरी में कुछ वर्ड दिए गए, उनका मीनिंग जान लेते हैं। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज ईदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज बाय दैम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है जो घर का काम है ना, जितना भी घर के अंदर का काम है, सारा का सारा औरतों पे थोप देना, उनसे ही करवाना, या फिर किसी हेल्पर के थ्रू अपना ये काम करवाते हैं, लेकिन ओवरऑल जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, की पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन यानी कि पब्लिक वर्क में वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्राउट अप टू द बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस होल्ड एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। शुरू से ही ये बच्चों के दिमाग में भी डाल दिया जाता है, उनको परवरिश ऐसी दी जाती है कि औरतों का काम घर संभालना होता है
और बच्चों को संभालना होता है। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्शुअल की सेक्स के बेस पे कि हाँ ये काम औरतों का है, तो वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है, झलकता है। वुमेन डू ऑल द वर्क इनसाइड द होम, वो घर के अंदर का सारा काम करती है, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग होगा, वॉशिंग हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, टेलरिंग हो गया, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल हो गया। एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, और आदमी करते हैं बाहर का काम, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस होल्ड वर्क, ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं कर सकते, बस उनसे करवाया नहीं जाता, उनको पता था आपका काम बाहर काम करना है, ठीक है। दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड दिस थिंग, ये वो यही सोचते हैं कि औरतों को ही करना है, ये हमें नहीं करना। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड, लेकिन यही ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे कि टेलरिंग का काम हो गया, खाना बनाने का काम हो गया, ये जब पैसे के लिए की जाती हैं तब ये चीज़ें आदमी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि समाज में ये भी माना जाता है कि पैसे कमाना आदमियों का काम है, ना कि औरतों का। और आज भी ये बहुत सारी जगह फॉलो होता है। When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailor, cook and hotel are men. जहाँ भी देखते हैं ये आदमी होते हैं। Similarly, it is not that women do not work outside their home. ऐसा नहीं है कि औरतें बाहर जाके काम नहीं कर सकती। विलेजेस में औरतें पानी भी लेके आती हैं, फ्यूल कलेक्ट करती हैं, फील्ड में काम करती हैं, यानी कि खेतों में काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर का काम नहीं कर सकती, वो कर सकती है। और डोमेस्टिक एरिया, अर्बन एरिया में पुअर वुमेन दूसरों के घर में डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पे काम करती हैं, काम वाली मेड जिसको बोलते हैं। और जो मिडिल क्लास वुमेन होती है वो बाहर जाके ऑफिसेज में काम करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है ऐसा है, लेकिन मोस्टली ऐसा समझा जाता है। इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। लेकिन यहाँ पे एक विचित्र चीज़ है, एक स्ट्रेंज चीज़ है कि औरतें अगर बाहर भी काम करती है तो स्टिल उनको घर का काम करना पड़ता है, लेकिन आदमी अगर बाहर का काम कर रहे हैं तो वो घर का काम नहीं करते। तो यहाँ पे जो है सेक्शुअल डिवीज़न है काम की। बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यू एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन, उनको इस चीज़ का कोई भी एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, मतलब जितने भी टोटल धरती पे इंसान है औरतें उसका आधा हिस्सा है, their role in public life especially politics is minimal and most societies, मतलब पॉलिटिक्स में उनका जो रोल है वो बहुत ना के बराबर है, मिनिमम है, उनकी मतलब आवाज़ इतनी ज़्यादा उठाई नहीं जाती। Earlier only men were allowed to participate in public affair, vote and contest for public offices, और पहले तो ये और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी, औरतों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, ना ही पब्लिक अफेयर से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी काम में वो पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स, जेंडर इशूज़ पॉलिटिक्स में उठाए जाते हैं। वुमेन जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थी वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है, एजुटेट करती हैं इक्वल राइट के लिए कि भी हमें हमारा इक्वल हक देना चाहिए, हमें भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है, हमें भी अपनी आवाज़ उठानी है, हमारे भी अपने मुद्दे हैं। देयर वर एजिटेशंस, मतलब एक तरीके से उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया डिफरेंट कंट्रीज़ में, ताकि उनको वोटिंग राइट्स एक्सटेंड किया जाए, एक्सटेंशन हो वुमेन को। दीज एजिटेशन डिमांडेड इन्हांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, की उनका पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस इम्प्रूव हो, उनको ज़्यादा हक मिले पॉलिटिकली, एंड करियर अपॉर्चुनिटी उनको मिले और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले। मोर रेडिकल वुमेन इन मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली एज वेल, फैमिली लाइफ में भी उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जो ये मूवमेंट थे जो औरतों के लिए पर्सनल लाइफ में भी इक्वालिटी डिमांड करते हैं, इन मूवमेंट्स को बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट मतलब जो फीमेल के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कि पॉलिटिकली जेंडर इश्यूज़ को उठाना, पॉलिटिकली मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना औरतों को और अपने उनके हक की आवाज़ उठाना। ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव द वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ, इसकी वजह से उनका जो रोल था पब्लिक लाइफ में, उनके जो अधिकार थे वो उनको मिले, इम्प्रूव हुई उनकी सिचुएशन। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, अब हम देखते हैं कि वुमेन साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर की तरह भी काम कर रही हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, मैनेजर हैं और टीचर्स भी हैं।
जो कि अर्लियरली सूटेबल नहीं समझा जाता था औरतों के लिए। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, ये जो एक साथ कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में विमेन का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि एक तरीके से इक्वल टू मेन है। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिपेंडेंस में, पर वो इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी भी पार्टिसिपेशन मेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो है। आवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। देखिए पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, लिटरली रूल बाय फादर, या जहाँ पर घर के सबसे बड़े मेल मेंबर की चलती है। दिस कंसेप्ट इज यूज टू रेफर द सिस्टम दैट वैल्यू मैन मोर एंड गिव देम मोर पावर ओवर वुमेन, कि औरतों से ज़्यादा उनको ही पावर दी जाती है डिसीजन लेने की। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। औरतों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनका मतलब दबाया जाता है, ओप्रेस किया जाता है। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन हमारी कंट्री में सिर्फ 54% है, कंपेयर 76% अमंग मैन। आदमियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सिमिलरली लिटरेसी का मतलब होता है कि जो लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। Similarly, a smaller population of girl student go for higher studies. Higher studies के लिए बहुत कम लड़कियां ही जा पाती हैं आगे। When we look at school result, girl perform as well as boys. मतलब अगर हम परफॉर्मेंस को देखें कि भाई उनको क्यों हटा दिया जाता है पढ़ाई से, वो भी एक रीज़न नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वो लड़कों जितना ही अच्छा परफॉर्म करती है और कहीं पर तो उनसे बेटर करती हैं। परफॉर्म एज वेल एज और इफ़ नॉट बेटर सम प्लेसेस, मतलब उनसे बेटर नहीं करी तो उनसे जैसा कर रही है और कई बार तो उनसे अच्छा भी करती हैं। बट दे ड्रॉप आउट, उनको हटा लेते हैं उनके पेरेंट्स, और बिकॉज दे प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन। अपने लड़कों की एजुकेशन पे वो पैसा लगाना चाहते हैं ज़्यादा, रादर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन एंड डॉटर, मतलब दोनों पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते सेम। नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। और जो हाई वैल्यूड पेड होती, हाई पेड जॉब होती है, वहाँ पर औरतों का जो प्रपोर्शन है बहुत कम है। ऑन एन एवरेज इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। मतलब आदमी से 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं औरतें, येट मच ऑफ हर वर्क उसको पेड ही नहीं किया जाता। जो भी उसका काम है ज़्यादातर अनपेड होता है और कई बार तो वैल्यूएशन ही नहीं होता उसका। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। इसी सिचुएशन को देखते हुए कि वर्क प्लेस पे इक्वल वेजेस नहीं दिए जाते विमेन को, तो सोसाइटी में डिमांड उठी कि औरतों को भी इक्वल पे करना चाहिए। इसीलिए सरकार ने 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास किया। इसके अकॉर्डिंग सेम काम के लिए औरतों और आदमियों को सेम ही वेजेस मिलेंगी। हावेवर इन ऑलमोस्ट ऑल द एरिया ऑफ वर्क, चाहे वो स्पोर्ट्स और सिनेमा हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे फील्ड हो, वीमेन आर पेड लेस देन मैन। प्रैक्टिकली उनको कम ही पे किया जाता है। इवन व्हेन बोथ डू द एग्जैक्टली सेम वर्क, चाहे वो दोनों सेम काम करते हो। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी बॉर्न। मतलब पेरेंट्स को भी लड़का ही चाहिए होता है बच्चों के तौर पर, ना कि बच्ची, लड़की नहीं चाहिए होती, और उसको अफोर्ड करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं लोग। सच सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो। और जो 1000 लड़कों पर जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है हमारी कंट्री में। ऑन एन एवरेज 919 और कहीं कहीं पे तो ये 800 से भी नीचे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। 951 से ऊपर यहाँ पे है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरला में। और 9026 और 9050 तक कितनी है आंध्रा में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। और बिलो 875 भी है कहीं कहीं तो, जैसे कि हरियाणा, पंजाब। तो यहाँ पे सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल है। There are reports of various kind of harassment, exploitation and violence against women। कि बहुत सारी रिपोर्ट हैं, जैसे कि क्राइम रिपोर्ट है, ब्यूरो ऑफ क्राइम रिपोर्ट हमारे इंडिया में पूरे क्राइम का डेटा जो बताता है, वो भी बताते हैं कि विमेंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, जैसे हैरेसमेंट, उनका शोषण, उनके साथ मारपीट,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अर्बन एरिया में तो अनसेफ हो गई है विमेन बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमने बहुत इंसिडेंट भी सुने हैं, रेप के केसेस होते हैं, मतलब वो सेफ़ नहीं है। इवन अपने घर के अंदर भी उनके साथ क्या हैरेसमेंट होती है, बीटिंग होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरेलू हिंसा होती है। तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। उनके साथ असमानता होते ही है, लेकिन उनको सेक्सुअली भी अब्यूज़ किया जाता है। वीमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी है हमारे यहाँ? ऑल दिस इज़ वेल नोन, yet issues related to women are well being and otherwise not given adequate attention। देखिए, मोस्टली पॉलिटिक्स में भी विमेंस के जो इश्यूज़ हैं इतने ज़्यादा उठाए नहीं जाते, ना ही उनको इतनी ज़्यादा अटेंशन मिलती जितनी उन्हें देनी चाहिए। दिस हैज़ लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention। तो इसी वजह से फेमिनिस्ट वुमेन मूवमेंट का क्या कंक्लूजन रहा कि जब तक औरतें अपने के हाथ में पावर नहीं आएगी खुद से, तब तक उनकी प्रॉब्लम को कोई नहीं सुनेगा। वन वे टू इंश्योर दैट कि मोर एंड मोर वुमेन होनी चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, ताकि फिर वो वुमेन्स के मुद्दों को आगे उठाएं। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। जो स्टेट असेंबलीज है, इवन पार्लियामेंट है, वहाँ पर जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है, एमपीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कम है। एमपी और एमएलए बहुत कम हैं विमेन। फॉर एग्जांपल, परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर इन लोकसभा, जो इलेक्टेड वुमेन मेंबर थी, एमपी थी, वो पहली बार 14.36% हुई है, और ये पहली बार हुआ है इतना भी। और असेंबली जो है, स्टेट असेंबली, वहाँ पे तो सिर्फ ये 5% ही है। यहाँ पे एक डायग्राम, ये ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ दिया गया है, तो इसमें दिखाया गया है कि वर्ल्ड में पार्लियामेंट में कितने परसेंट वुमेन हैं। एवरेज है वर्ल्ड का 24%, लेकिन इंडिया का 24% से भी बहुत ज़्यादा कम है। ये 2018 का डेटा है। 2018 में हमारे यहाँ पार्लियामेंट में कितने परसेंट था इंडिया का पार्टिसिपेशन? 11.8% सिर्फ। और जहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो ये लगभग 50% ही है, 42.3 के करीब। इंडिया का पूरे भी जितने भी ये नेशंस हैं उनमें सबसे कम है। बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया बॉटम ग्रुप में है। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्री, इवन सेवरल डेवलपिंग कंट्री से और लैटिन कंट्रीज जो हैं उनसे भी बहुत कम है इंडिया का परसेंटेज पार्लियामेंट में। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट आर लार्जली ऑल मेल, मतलब कैबिनेट में जो अगर प्राइम मिनिस्टर भी है ना विमेन, और या चीफ मिनिस्टर भी है, उनके कैबिनेट में जो मेन मिनिस्टर होते हैं वो ज़्यादातर मेल ही होते हैं। तो एक तरीके से डोमिनेशन रहता है मेल का। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक अ लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडी। एक तरीका तो ये है कि ये लीगली बाइंड कर दो कि इलेक्टेड बॉडीज़ में इतने % वुमेन तो होंगी ही होंगी। जैसे कि पंचायती राज सिस्टम में किया गया कि 1/3 सीट लोकल बॉडीज़ में विमेन से भरी जाएंगी, वो रिजर्व हो जाएंगी। अब इसी वजह से 10 लाख से ज़्यादा इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में, बट ये चीज़ें पार्लियामेंट में अभी तक लागू नहीं हुआ है। वीमेंस आर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट हैज़ बिन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन, कि सिमिलर रिजर्वेशन हो, एटलीस्ट 1/3 हो लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज़ में भी। और इससे रिलेटेड जो बिल है, एक प्रपोजल है लॉ का, वो अभी तक पार्लियामेंट में बहुत टाइम से पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है। बट देयर इज़ नो कंसेंसस और अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई भी डिसीजन नहीं ले रही, इसलिए ये बिल पास नहीं हुआ है। जेंडर डिवीज़न एक ऐसा एग्जाम्पल है सोशल डिवीज़न का जो कि पॉलिटिक्स में शो होना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए ताकि उसके मुद्दों को उठाया जा सके, औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाई जा सके। दिस ऑल्सो शो दैट द डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट व्हेन द सोशल डिवीज़न बिकेम पॉलिटिकल इशू। और हमें ये पता है जब भी किसी मुद्दे को पॉलिटिकल लेवल पे उठाया जाता है तो जिस भी ग्रुप को सोशल डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ रही है वो टैकल हो जाता है इशू, और उस पर कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलता है। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन इफ वी नोटेड अबव इफ देर इज़ एन अनइक्वल ट्रीटमेंट देर इज़ नो रेज इन द पॉलिटिकल डोमेन। देखिए, अगर पॉलिटिकल डोमेन में ये इश्यूज उठाए जाते हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव बेनिफिट गेन जरूर होगा। जैसे पंचायती राज सिस्टम में उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है पॉलिटिक्स में,
तो उनको डेफिनेटली गेन हुआ है, तो 10 लाख से ज़्यादा वीमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल अगर उनको आवाज़ उठाई जाएगी तो उनको डेफिनेटली गेन तो होगा ही। है टॉपिक रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ये टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे, ताकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो और अच्छे तरीके से डिटेल में चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए। किसी को यहाँ तक अगर डाउट है, आप अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।